हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे सीवीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्डिक आउटपुट के बारे में। कार्डिक आउटपुट एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली एग्जामिनर है वो इस क्वेश्चन को देता ही देता है। इस वीडियो के अंदर मैं कार्डिक आउटपुट के बारे में बात करूंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा और फिर मैं बात करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर की इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है। और फिर अपन इस वीडियो के अंदर ये भी बात करेंगे कि जो फैक्टर अफेक्टेड कौन कौन से फैक्टर है जो कार्डिक आउटपुट पे अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ की अगर बात की जाए तो उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, सारी चीजें। तो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी लास्ट में, जब अपन लास्ट पढ़ते हैं तो वहां पे आएगा प्री लोड, आफ्टर लोड और वो सारी चीजें। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि प्री लोड के केस में क्या होता है, आफ्टर लोड के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के केस में के अंदर क्या होता है। उनकी डीपली स्टडी मैंने पहले से कर रखी है, बता रखा है वीडियो के अंदर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो जानते हैं कि कार्डिक आउटपुट होता क्या है। The amount of the blood pumped by each ventricles into the circulation per minute is known as a cardic output। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे एक ईच वेंट्रिकल्स, जब मतलब सर्कुलेशन की अगर बात की जाए, ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होता है एक मिनट के अंदर हर वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप होता है उसको बोला जाता है कार्डिक आउटपुट। करेक्ट। ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या होती है? नंबर ऑफ बीट पर मिनट, और वो कितनी होती है? 72 से 75 के समथिंग होती है एवरेज, अगर बात की जाए तो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? एक स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन सेम है, बस डिफरेंट क्या है कि यहां पे पर मिनट है, यहां पे पर बीट है। यहां पे भी मैंने पढ़ा कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स इनटू द सर्कुलेशन, यहां पे भी देखो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल्स, दोनों ही केस के अंदर हर ईच वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है। कार्डिक आउटपुट के केस के अंदर, स्ट्रोक वॉल्यूम के केस के अंदर, बट यहां पे पर मिनट के अंदर पंप हो रहा है, यहां पे पर बीट के अंदर पंप हो रहा है। तो ये डिफरेंट है पर बीट और पर मिनट का, तो ध्यान रखिएगा चीजों को। उसके बाद में ये हार्ट रेट 75 के समथिंग माने और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, तो पर बीट एक मिनट के अंदर, है ना। तो जो ईच वेंट्रिकल्स जो पंप करता है ना ब्लड, वो एक पर बीट के अंदर वो 70 ml करता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 से 6000 के लगभग आता है, तो मतलब 5 to 6 लीटर पर इतना ब्लड होता है। कार्डिक आउटपुट है वो इतना आता है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद में इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब यह है कि यहां पे इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है कि इजेक्शन, हम यहां पे क्या है इजेक्शन देखने वाले, करेक्ट। नाम से पता चल रहा है कि यहां पे अपन इजेक्शन देखने वाले, और मतलब इजेक्शन का मतलब कि कितना अमाउंट था और कितना इजेक्ट हुआ, ये चीज देखने वाले। तो इजेक्शन फ्रैक्शन वही है कि परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट कैन बी इजेक्ट विद द ईच हार्ट बीट इज नोन एज द इजेक्शन फ्रैक्शन। मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की वो परसेंटेज जो इजेक्ट होती है हर हार्ट बीट के अंदर, ईच हार्ट बीट के अंदर दौरान अंतराल, उसको बोला जाता है इजेक्शन फ्रैक्शन। ये अब उसके बाद में इजेक्शन फ्रैक्शन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस ये होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई। तो फाइनली जो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है इजेक्शन फ्रैक्शन का, वो क्या निकल के आता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, भाई स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुई? एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला फाइनली निकल के आता है। उसके बाद में एक पॉइंट है, इट इज अ वेरिएबल मेजर बाय द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है तो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर भी चेंजेस आएगा, मतलब वो भी बढ़ेगा।
तो ये कि इस इजेक्शन फ्रैक्शन को वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के अनुसार मेजर किया जाता है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी ज्यादा रही होगी, करेक्ट। तो अगर ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम रहा होगा तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी कम रही होगी। तो वो सारी चीजें देख ली अपन ने। अब मैं बात करूंगा कि एग्जामिनर पूछता है कि एज फैक्टर अफेक्टिंग जो कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट करता है, वैसे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अपन ने कहा कि कार्डिक आउटपुट है उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, जो उसका फॉर्मूला था। मतलब अगर हार्ट रेट अल्टर हुई या चेंज हुई तो जो कार्डिक आउटपुट है वो भी चेंज होगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हुआ जब भी कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। मतलब ये हुआ कि कार्डिक आउटपुट दोनों ही कंडीशन में चेंज हो सकता है। जब अगर हार्ट रेट अल्टर होती है तब भी कार्डिक आउटपुट चेंज होगा, जब स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होता है तब भी कार्डिक आउटपुट चेंज होगा। और जो हार्ट रेट होती है इसको बोला जाता है इस एक्सट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन, और जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक ऑटो रेगुलेशन, इसीलिए बोला जाता है। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे कार्डिक आउटपुट पे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारे हार्ट रेट पे अफेक्ट पड़ते हैं। मतलब अगर हार्ट रेट पे अफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कार्डिक आउटपुट पे भी चेंज होगा। नॉर्मली जो पेशेंट की अगर बात की जाए तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की, पेशेंट की नहीं, नॉर्मली कोई भी बंदा है, पर्सन है, उसके अंदर जो हार्ट रेट होती है उसकी वो 60 से 80 बीट्स पर मिनट होती है बाई ऐसे नोड, जो साइनोट्रियल नोड होता है ना, जिसको पेसमेकर बोला जाता है, करेक्ट। जो हमारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है ना, वो जो ऐसे नोड, करेक्ट, जो हमारे राइट वेंट्रिकल्स के राइट एट्रियम ऊपर की तरफ ग्रूव में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में एज की अगर बात की जाए, अगर एज जैसे जैसे बढ़ती है, एज बढ़ेगी तो हार्ट रेट घटेगी। ये बात बहुत बढ़िया चीज लिखी है यहाँ पे कि एज के अनुसार हमारी हार्ट रेट घटती है। बट यहाँ पे क्या है, देखो, अब आपको यहाँ पे देखने पर लग रहा होगा कि यहाँ तो आपने बताया कि एज बढ़ने पे हार्ट रेट घटती है, बट जैसे अगर कोई ओल्डर आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसके अंदर तो हार्ट रेट बढ़ रही है भाई, उसकी तो हार्ट रेट ज्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है, ये भी बताऊंगा यार, ये भी बताऊंगा मैं। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो बूढ़ा आदमी है ना, उस बूढ़े आदमी की मसल्स कमजोर हो गई यार। अब उस बूढ़े आदमी की मसल्स वीक हो रही है, जिसके कारण स्ट्रोक वॉल्यूम उसका कम हो रहा है। अगर उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब उसकी हार्ट रेट ज्यादा होगी। तो यही कारण है कि ओल्डर के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो ज्यादा होने का। अब सेक्स के केस की बात कर लो। फीमेल के केस के अंदर ज्यादा हार्ट रेट होती है मेल के केस के अंदर कंपैरिजन में, करेक्ट। उसके बाद में दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपन को पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब रेगुलेट होता है, जब कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी कंडीशन होती है या कोई भी किसी भी तरह की पैनिक कंडीशन होती है, करेक्ट। उस समय एक सिंपैथेटिक रेगुलेट होता है। और सिंपैथेटिक की अगर बात करो तो सिंपैथेटिक क्या है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। भाई सिंपैथेटिक क्या है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, इसलिए तो वहां पे बोला जाता है फाइट फ्लट, करेक्ट करेक्ट। कभी भी हमें किसी चीज का डर लगता है, भयंकर इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उस समय हमारे जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं ना, यही काम करते हैं। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो हार्मोन है यही काम करते हैं, यही रेगुलेट होते हैं, और इसी के द्वारा हमारे जो रिएक्शन होती है। तो वही है, क्वेश्चन आता था पहले जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं पर कि अगर कोई भी किसी भी तरह का बंदा है, अगर इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मान लो कोई भी किसी भी तरह के आगे से टाइगर दिख गया, उसको टाइगर दिख गया तो उसके अंदर कौन से हार्मोन से वो एक्टिव होंगे उस समय, मतलब उसको डर लग गया, इमरजेंसी कंडीशन है बहुत ज्यादा, मतलब तो उस समय ऑप्शन लेता था एपिनेफ्रिन, पैरासिम्पैथेटिक, बहुत सारे तरह के डिफरेंट तरह के, तो वहां पे एपिनेफ्रिन वाला आंसर जाता था। अब मैं बात करूंगा पैरासिम्पैथेटिक, ये रिलैक्स स्टेट में जनरेट होता है और इसके अंदर हार्ट रेट कट जाती है। और इमरजेंसी में हमें पता भी है कि इमरजेंसी के कंडीशन में हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, सांस फूलने लगती है। और पैरासिम्पैथेटिक जब हम रिलैक्स रहते हैं उस केस के अंदर हार्ट रेट धीरे धीरे स्लोली चलती रहती है। हार्मोन्स की अगर बात करूं,
थायराइड हार्मोन्स और टेट्रा थायराइड हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स है जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूं, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है बॉडी का, तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी। और कैसे, इसको कैसे मेजर किया जाता है, ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 10 बीट्स पर मिनट इज अल्टर करती है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई बंदा है, अगर उसके अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, अगर वो कम हुआ मतलब 10 बीट्स उसकी कम हुई, करेक्ट। अगर मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसके अंदर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है टेम्परेचर, तो मतलब 10 बीट्स उसकी बढ़ गई हार्ट की। ये है इसका मतलब। आयंस के केस की बात करूं, कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयंस बढ़ता है बॉडी के अंदर तो हार्ट रेट भी बढ़ती है। उसके बाद में कुछ और फैक्टर है, जैसे CO2 का अगर एक अकुमुलेशन हो जाता है CO2 बॉडी के अंदर, अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब हम रनिंग करते हैं ना अर्ली मॉर्निंग में कभी भी, तो उस समय क्या होता है कि CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, CO2 बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, pH का लेवल कम हो जाता है, pH घट जाती है। उस समय जो कीमोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जो कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होके हमारे मेडुला पे एक्ट करते हैं, वो मेडुला पे एक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसके बाद में कुछ फैक्टर हैं जो हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम पे अफेक्ट करेंगे। मैंने कहा था कि कार्डिक आउटपुट कब चेंज होगी, जब हार्ट रेट अल्टर होए या स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टर होए, जब भी तो कार्डिक आउटपुट चेंज हो सकती है ना यार। तो हार्ट रेट को तो इतने फैक्टर है ये सारे के सारे, जो एज वाले, सेक्स वाले, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर, कैल्शियम आयंस, CO2 अकुमुलेट, ये सारे हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी कार्डिक आउटपुट पे भी अफेक्ट होगा। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे फैक्टर के बारे में, स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर के बारे में। वैसे ये जो फैक्टर बता रहा हूं ना स्ट्रोक वॉल्यूम वाले, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यार, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इनके बारे में, जब मैंने प्री लोड, आफ्टर लोड और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बताया था। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करवा देता हूँ चीजें क्या थी। तो जो फैक्टर है अफेक्टेड करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होते हैं एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम फॉर्मूला होता था। ये स्ट्रोक वॉल्यूम 3 चीजों पर डिपेंड करती है, प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। प्री लोड बढ़ती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम घटता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। और जो प्री लोड और आफ्टर लोड को बोला जाता है हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बोला जाता है होमोमेट्रिक रेगुलेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।